स्थापना, काम और लाभ। यहाँ हम जानेंगे फेयर ट्रेड के बारे में। एफपीओ की शुरुआत कैसे हुई, एफपीओ की स्थापना कौन कर सकता है, एफपीओ के पंजीयन की प्रक्रिया, एफपीओ से संबंधित समस्याओं के बारे में, एफपीओ से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, एफपीओ स्थापना पर किए जाने वाले कार्य, एफपीओ सदस्यों के कार्य, एफपीओ से होने वाले लाभ, एफपीओ स्थापना हेतु आर्थिक सहायता। यहाँ आए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था, मेरे एक मित्र जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की प्रक्रिया के जानकार हैं, वे हमें इसके बारे में मार्गदर्शन देंगे। वो आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या एफपीओ के पंजीयन, कार्य और लाभ से संबंधित सारी जानकारी। कुमार जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। अब आप ही एफपीओ के बारे में यहाँ आए और किसानों को पूरी बात बताएं। धन्यवाद सरपंच जी। यहाँ आए सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पंजीयन की प्रक्रिया, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उससे किसानों को होने वाले लाभ सहित और भी जरूरी बातें बताऊंगा। सब किसान भाई बहन इसे गौर से सुनिएगा। पर इससे पहले मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताता हूँ जो एफपीओ जैसे संगठनों को सशक्त और सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। यह संस्था है फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड एक ऐसी संस्था है जो एक लोकतांत्रिक संगठन का निर्माण करने, आर्थिक सुदृढ़ता स्थापित करने, सामूहिक संगठनात्मक रूप से निवेश करने और उन्हें सशक्त बनाने सहित विक्रेता और खरीदार के मध्य सेतु बनाने का काम करती है। फेयर ट्रेड छोटे उत्पादकों का संगठन बना उनके गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बाजार में पहुंचाने का काम करती है। इसके संगठन में सभी सदस्यों की आपसी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बिना भेदभाव के अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग कर सकें। फेयर ट्रेड स्मॉल प्रोड्यूसर संगठन के छोटे उत्पादक संगठनों की समग्र शक्ति को बढ़ाने और उन्हें विकसित करने के लिए अपनी ओर से भरपूर सहयोग प्रदान करती है। उम्मीद है आप लोग फेयर ट्रेड के बारे में सही तरह से जान गए होंगे। आपको सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या एफपीओ बनाने की शुरुआत हुई थी और इसके पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को अपना उत्पाद उगाने से लेकर उसे बेचने तक कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार उनकी लागत ही इतनी लग जाती थी कि उनका मुनाफा भी नहीं निकल पाता था। किसानों को इन परेशानियों से बचाने, उचित मार्गदर्शन प्रदान करने और ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत हुई। वो तो सब ठीक है साहब, हमें तो सिर्फ फायदे वाली बात बता दो। सब बता रहे हैं काका, आप बस गौर से सुनते जाओ। चलिए अब जानते हैं एफपीओ क्या है, एफपीओ की शुरुआत कैसे की जाए, कौन इससे जुड़ सकता है, किन बातों का ध्यान रखना इसके लिए जरूरी होता है और सरकारी स्तर पर किन प्रक्रियाओं से इसे गुजरना होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या एफपीओ को हिंदी में किसान उत्पादक संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसान आपस में मिलकर करते हैं। खेती से जुड़े हुए, बागवानी से जुड़े हुए या अन्य कामों से जुड़े हुए कोई भी किसान आपस में मिलकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। एफपीओ की सबसे अच्छी बातों में से एक यह है कि महिला या पुरुष सभी किसान इसमें भागीदार हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में किसानों की समूह संख्या न्यूनतम 300 तथा पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम सदस्य संख्या 100 होना जरूरी होती है। स्वरोजगार की दृष्टि से विशेषकर युवा किसानों को एफपीओ की स्थापना में रुचि जरूर लेनी चाहिए। इससे वे खुद अपने व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं और बड़े पैमाने पर कारोबार कर तरक्की पा सकते हैं। अच्छी जानकारी दी कुमार जी। अब एफपीओ के पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में भी बता दीजिए। एफपीओ के पंजीयन की बात की जाए तो इसे कंपनी अधिनियम 9A या राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना होता है।
इसके लिए सरकारी पंजीयन कार्यालय को एफपीओ के कम से कम 5 नाम प्रस्तावित करने होते हैं, जिसमें एक को चुनकर सरकारी स्तर पर उसे पंजीकृत कर दिया जाता है। इस दौरान यह भी याद रखना जरूरी होता है कि किसी भी एफपीओ का नाम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगाकर ही रखा जा सकता है। एफपीओ की स्थापना के साथ ही इसे शुरुआती 3 साल तक भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि एफपीओ अपने कामों को सही रूप में संचालित करते हुए सुदृढ़ बन सके। अरे साहब, आपने पंजीकरण के बारे में तो बता दिया, पर इसमें हम किसानों की बात तो हुई नहीं। बता रहा हूँ बंधुओं, अब गौर से सुनिए। जब एफपीओ के पंजीयन के लिए सरकारी पंजीयन कार्यालय में प्रस्ताव दिया जाता है, तो सबसे पहले इससे जुड़ने वाले कुछ किसान सदस्यों को एफपीओ का प्रतिनिधि बनाया जाना जरूरी होता है, जिन्हें बोर्ड सदस्य कहा जाता है। इनकी संख्या 10 के लगभग होती है, जिसके पास एफपीओ संचालित करने के लिए विशेष शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा अन्य किसान एफपीओ से सदस्य के रूप में जुड़ते हैं, पर एफपीओ से होने वाले लाभ पर सभी का बराबर हक होता है। दूसरी तरफ एफपीओ के प्रबंधन और बेहतर संचालन के लिए मानदेय के आधार पर एक सीईओ, सचिव, लेखा अधिकारी सहित तथा अन्य पदों की व्यवस्था की जाती है। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, सभी को अब तक की बातें समझ आ गईं? पर कुमार जी, एफपीओ स्थापना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी तो लगते होंगे, उनके बारे में भी बता दीजिए। अब गौर से सुनिए। इन दस्तावेजों में मुख्य हैं आधार कार्ड, खेती की भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर और मूल निवास प्रमाण पत्र। किसान खेती ना भी करता हो तो उसका कृषि से संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़ा होना जरूरी है। अब जब सरकारी स्तर पर एफपीओ पंजीयन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो एफपीओ के नाम से एक सरकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जो एफपीओ के गठन के लिए सरकारी प्रमाण पत्र होता है। अब भी कोई किसान बंधु नियमों, दस्तावेजों से संबंधित और जानकारी चाहते हैं, तो वे कंप्यूटर पर www.mca.gov.in वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुमार जी, एफपीओ तो खुल गया, अब तो इसके फायदे बता दीजिए। बता रहा हूँ काका, बता रहा हूँ। पहले एफपीओ गठन की प्रक्रिया को तो अच्छे से समझ लो। इसमें पैसा और समय दोनों लगने हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में कोई चूक हो जाए। एक बार एफपीओ की प्रक्रिया को ठीक से समझ लो काका, फिर तो किसानों का फायदा ही फायदा है। पहले मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि एफपीओ की स्थापना से पहले ही किसानों को बहुत सारी योजना ठीक से बना लेनी चाहिए। जैसे एफपीओ की स्थापना किस उद्देश्य से की जा रही है, उसे संचालित कैसे करेंगे, अपने उत्पाद की लागत में आने वाली राशि की व्यवस्था कैसे करेंगे, एफपीओ के लिए कार्यालय और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जुटाएंगे। इसके बाद अब जान लेते हैं कि एफपीओ के पदाधिकारियों को कुछ जरूरी खाते खुलवाने होते हैं, जैसे व्यावसायिक बैंक अकाउंट खोलना, पैन कार्ड बनवाना, टिन नंबर प्राप्त करना, सर्विस टैक्स के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में पंजीयन कराना, एक्साइज डिपार्टमेंट में वैट के लिए पंजीयन कराना। इसके बाद एफपीओ के बोर्ड सदस्यों के लिए एक जरूरी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि वे यह ठीक तरह से समझ सकें कि एफपीओ को संचालित करने के आवश्यक नियम क्या हैं, अपने व्यवसाय की सफलता के लिए योजना किस तरह बनानी चाहिए, शासकीय स्तर पर एफपीओ हेतु कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें अपने व्यवसाय हेतु आवश्यक अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह रखने होते हैं, और हर साल के लिए किए जाने वाले कामों का कैलेंडर किस तरह बनाना है। याद रखें, एफपीओ के बोर्ड सदस्यों में युवा किसान, महिला किसान सहित ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो बेहतर प्रबंधन, गुणवत्ता, जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए नए कौशल सीखकर व्यवसाय बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। बहुत बढ़िया कुमार जी,
अब आप ये भी बता दीजिए कि एफपीओ खोलने के बाद हम सही तरीके से काम कैसे करेंगे? सबकी इसमें क्या क्या भूमिका रहेगी? वही तो बताने जा रहा हूँ। देखिए, एफपीओ बनने के बाद उससे जुड़े सभी किसानों के सारे कार्य किसी एक की जिम्मेदारी ना होकर सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब अगर मान लो कि सभी खेती से जुड़े किसान एफपीओ के सदस्य हैं, तो उनमें से हर एक खेती के लिए बीज, खाद, कृषि मशीन, अपने उत्पाद की छटाई, सुखाने, भंडारण और बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए पैकिंग, परिवहन की व्यवस्था करनी होती है। अब यह सारे काम एफपीओ सदस्य आपस में बांटकर सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के साथ करने लगते हैं। इससे सभी को बेहद फायदा होता है। इस काम में सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी का मार्गदर्शन एफपीओ सदस्यों को प्राप्त होता है। साथ ही एफपीओ के बोर्ड सदस्य सीईओ का अनुभव भी किसानों को लाभ पहुंचाता है। चलो काका, अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि एफपीओ बनाने से आखिर किसानों को क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए इसे इन बिंदुओं से समझते हैं। जैसे किसानों के उत्पाद और उपभोक्ताओं के बीच से बिचौलिए हट जाते हैं और किसान ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। किसानों को अपने उत्पाद या फसल उगाने के लिए लगने वाली आवश्यक चीजें जैसे खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण, कामगार में कम खर्च करना पड़ता है। किसानों को अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है। उनकी आय में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। किसानों को अपने उत्पादों को सही तरीके से उगाने, उनकी मार्केटिंग करने और उसे सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बिना किसी दिक्कत के सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अक्सर किसान बाजार स्तर पर ठगे जाते हैं। एफपीओ के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। एफपीओ के कारण किसी भी किसान को अकेले किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। उम्मीद है अब सब समझ गए होंगे कि एफपीओ किसानों के लिए कितना फायदे वाला संगठन है, जिसमें कम से कम जोखिम उठाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। काका, अब बताओ आपको क्या समझ आया? यही समझ आया भैया कि एफपीओ खुलेगा तो किस्मत चमकेगी, लागत घटेगी और कमाई बढ़ेगी। वाह कुमार जी, आपने तो आज हम किसानों को बड़ी फायदे वाली बात बताई है। अब तो हम भी गांव में एफपीओ बनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। पर कुमार जी, हम किसान एफपीओ तो खोल लेंगे, पर इसके लिए सरकार के अलावा क्या और भी कोई आर्थिक सहायता मिलती है? बढ़िया सवाल किया सरपंच जी। एफपीओ की स्थापना के लिए देश भर में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अपने मानकों के अनुसार सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और एनसीडीसी जैसी संस्थाओं द्वारा भी एफपीओ के सही संचालन हेतु विविध मानकों के अनुसार अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। किसान बंधु इसके बारे में ज्यादा जानकारी संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार एफपीओ को उनके काम के हिसाब से रेटिंग भी उपलब्ध कराई जाती है और उसी के अनुसार अनुदान की राशि उन्हें दी जाती है। तो ये थी एफपीओ के निर्माण, काम, मिलने वाली आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन और इससे होने वाले संपूर्ण लाभ के बारे में पूरी जानकारी। कोई किसान बंधु अभी भी कोई जानकारी चाहता है तो वो फेयर ट्रेड की संस्था से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।